नमस्कार दोस्तों, विकल्प दी ऑप्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुमत के प्रकार को देखने वाले हैं कि हम लोग जो सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में या हमेशा ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें तो हम लोग सुनते हैं कि पूर्ण बहुमत की बात करते हैं, साधारण बहुमत की बात करते हैं, वास्तविक बहुमत की बात करते हैं जिसको प्रभावी बहुमत भी कहा जाता है, विशेष बहुमत की बात करते हैं। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम लोग इस लेक्चर में इन सब विषयों पे जो मतभेद होता है या हम लोग को जो कन्फ्यूजन होता है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का हेडिंग है बहुमत के प्रकार। साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, वास्तविक बहुमत है और पूर्ण बहुमत है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विशेष बहुमत होता क्या है। विशेष बहुमत होता क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। जब विशेष बहुमत की बात करते हैं तो विशेष बहुमत को मुख्यतः अगर देखा जाए तो संविधान में, यानी कि हम लोग अगर संविधान की बात करते हैं, संसदीय प्रक्रिया की बात करते हैं, यानी कि विधायिका की अगर बात करते हैं तो विधायिका में ये जो विशेष बहुमत है, इस विशेष बहुमत को 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विधायिका में विशेष बहुमत का 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। वहीं जब हम लोग फिर जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, जो 101 अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, जिसमें संघ के जो वित्त मंत्री हैं तथा राज्यों के वित्त मंत्री से मिलकर जो जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, उस जीएसटी काउंसिल में किसी भी प्रकार का जो निर्णय होता है वहाँ भी विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पे विशेष बहुमत के संदर्भ में ये कहा गया है कि जो टोटल संख्या है उस टोटल संख्या का 75% या 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी वह कानून बन पाएगा। तो चूंकि ये जीएसटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं तो इसका संसदीय प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। सदन में, यानी कि जब हम राज्य विधानमंडल की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो संसद में सामान्यतः जब विशेष बहुमत की बात करते हैं तो सदन में विशेष बहुमत के रूप में 3 ही विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो 3 विशेष बहुमत है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस विशेष बहुमत का कब प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुमत की, जब हम बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहला बहुमत होता है कि कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब इसको भी विशेष बहुमत ही कहा जाता है, इसको भी विशेष बहुमत ही कहा जाता है। फिर आगे जब बात करते हैं तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, इसको भी विशेष बहुमत ही कहा जाता है। फिर आगे जब बात करते हैं तो कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3। अब यहाँ पे देखिए, हमने आप लोग से यही चर्चा किया कि जब हम बहुमत की प्रकार की बात करते हैं तो बहुमत के प्रकार को 4 हिस्सों में बांटते हैं। जैसा कि पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, वास्तविक बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत होता है। अब इसमें जो विशेष बहुमत होता है इसी को हम लोग आगे डिस्कशन करें। अब विशेष बहुमत फिर 3 प्रकार का होता है। एक होता है कि कुल जो सदस्य संख्या है, कुल जो सदस्य संख्या है, अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कितना है, 543 है। तो कुल सदस्य का 2/3, इसका 2/3। फिर जब राज्यसभा की बात करते हैं तो इसमें कितना है, 245 है। तो इस 245 का कितना, 2/3। तो
कुल सदस्य का 2/3 जो बहुमत चाहिए, यह ओनली फॉर ओनली आर्टिकल 61 के तहत जो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी में केवल इस कुल सदस्य का 2/3 बहुमत चाहिए। और इसको भी क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत बोलते हैं। तो हमने एक विशेष बहुमत की जब बात किया तो कुल सदस्य का 2/3 की बात किया। उसी प्रकार जब उपस्थित एवं मतदान, इसको अंग्रेजी में P&V कहा जाता है, P&V कहा जाता है, मतदान करने वाले का 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, यानी कि सदन में जो उपस्थित लोग हैं और जिनको वोटिंग अधिकार है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की बात की गई है। अब ये जो महान्यायवादी होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं लेकिन उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सदन में जितने भी लोग हैं सभी को वोटिंग राइट्स है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3, उपस्थित एवं मतदान करने वाला 2/3। अब जब उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु जो बात कही गई है, तो इसमें कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा में सृजन के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। और उस विशेष बहुमत में क्या है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। उसी प्रकार जब हम लोग आर्टिकल 249 की बात करते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह राज्यसभा को अधिकार है कि राज्य सूची के किसी विषय पर अगर राज्यसभा के द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर वह पास कर देता है, तो राज्य सूची के विषय पर विधि कौन बनाएगी? संसद विधि बनाएगी। तो यहाँ भी 2/3 की जो बात कही गई है, ये उपस्थित एवं मत करने वाले सदस्यों का 2/3 कहा गया है। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आर्टिकल 312 के तहत होता है, अखिल भारतीय के सृजन हेतु होता है। दूसरी बात कहाँ होता है? तो राज्य सूची के विषय पर जब संसद विधि बनाने के लिए, संसद को विधि बनाने के लिए अधिकार दिया जाता है, तो राज्यसभा को अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तीसरा जब विशेष बहुमत की बात करते हैं, तो तीसरा विशेष बहुमत कुल सदस्यों का बहुमत। अब कुल सदस्य की बात करते हैं तो मान लीजिए हम लोग लोकसभा की बात करें तो 543 है। तो इस 543 का बहुमत कितना हम कहेंगे? 543/2 + 1 यानी कि 272 की बात करेंगे। तो कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3, यानी कि यह जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये कुल सदस्य का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3, यानी कि जितने भी आप देखेंगे संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है, यहीं से होती है। यहीं से अधिकांश जो संसद में गतिविधियां होती है, इसी विशेष बहुमत का प्रयोग करके किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3, यानी कि आपको ये संख्या हर हाल में अचीव करना है, ये उपस्थित एवं मतदान करने वाले का संख्या हासिल करने के लिए हर हाल में आपको ये संख्या हासिल करना है। तो अगर हम लोग देखें कि 272 का डाटा इक्वल करने के लिए कम से कम 410 का अगर 2/3 निकालेंगे, तब जाकर के ये संख्या कहीं इक्वल होगा। तो ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो कठोर इसी को माना जाता है। और इसके तहत जब हम लोग बात करते हैं तो इसके तहत क्या क्या गतिविधियां संसद में की जाती है, नहीं कि जो विशेष बहुमत की बात करते हैं, तो विशेष बहुमत का प्रयोग करके, यानी कि इस तरह का विशेष बहुमत का प्रयोग करके सदन में कौन कौन सी गतिविधियां को संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो संविधान का संशोधन, जिसकी चर्चा आर्टिकल 368 में की गई है, यानी कि 368 के तहत, आर्टिकल
368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है उस संशोधन में इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। फिर अगर बात करते हैं आपातकाल का अनुमोदन करना, संसद द्वारा आपातकाल का अनुमोदन करना, यानी कि आर्टिकल 352 की जब हम बात करते हैं तो 352 का भी जब इम्प्लीमेंट होता है तो इसी विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना जिसकी चर्चा आर्टिकल 124(4) में की गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना जिसकी चर्चा आर्टिकल 217 में की गई है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना, भारत के कैग को हटाना, राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटाना, राज्य विधानमंडल के बहुमत का प्रयोग, राज्य विधानमंडल के बहुमत का प्रयोग विधान परिषद के सृजन हेतु जो किया जाता है उसमें भी मेरा कहना यह है कि कुल सदस्य का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले का जो 2/3 बहुमत की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इस बहुमत का प्रयोग सदन की गतिविधियां में, सदन की कार्यवाही में कब कब किया जाता है। तो हमने जैसा कि चर्चा किया कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन की बात कही गई है उसमें इसी प्रकार के बहुमत का प्रयोग करना है। देश में इमरजेंसी जो प्रोक्लेम होता है इसी बहुमत का प्रयोग करने की बात कही गई है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए इसी बहुमत का प्रयोग करने की बात कही गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए इसी बहुमत का प्रयोग करने की बात की गई है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है और उस राज्य में विधान परिषद का सृजन करना है तो उस राज्य के विधानमंडल से, उस राज्य के विधानमंडल से, यानी कि अब हम बिहार की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि बिहार में द्विसदनात्मक सदन है, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। जैसा कि उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। तो अगर बिहार में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में उच्च सदन है यानी कि विधान परिषद है, लेकिन वही हम चलते हैं झारखंड की जब बात करते हैं तो झारखंड में नहीं है। तो अगर झारखंड में विधान परिषद का सृजन करना है तो झारखंड जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में टोटल जो सदस्य हैं उस टोटल सदस्यों का बहुमत, यानी कि टोटल सदस्य का आधा से एक ज़्यादा, तथा उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 मेजॉरिटी होगा और वहां से जब पास होगा तभी उस राज्य में विधान परिषद सृजन किया जा सकता है। तो मेरा ये कहना था कि विशेष जब हम लोग बहुमत की बात करते हैं तो विशेष बहुमत यहाँ हम लोग 3 प्रकार का देख रहे हैं। एक विशेष बहुमत का प्रयोग हो रहा है राष्ट्रपति को इम्पीच करने में। दूसरा यहाँ विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के द्वारा राज्यों के विषय पे विधि बनाने के लिए सुपुर्द करने की बात कर रहे हैं। तीसरा विशेष बहुमत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। अब यहीं पे अति विशिष्ट एक फिर बहुमत की बात की जाती है, अति विशिष्ट बहुमत की बात की जाती है। तो अति विशिष्ट बहुमत में क्या होता है कि कुल सदस्य का आधा तथा उपस्थित एवं मत करने वाले का 2/3 तथा कम से कम आधे राज्यों से सहमति, तो उसको क्या कहते हैं, अति विशिष्ट बहुमत के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसा कि जब जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी जो लागू किया गया, इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया तो उस संशोधन में अति विशिष्ट बहुमत का प्रयोग किया गया है। यानी कि सदन से तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास किया ही गया, साथ में आधे राज्यों से भी सहमति लेना पड़ा, तब जाकर के जीएसटी पास हुआ। अब यहीं पे बात आती है कि जब हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ऐसे कुछ संविधान संशोधन होते हैं जिसमें आधे राज्यों से भी कंसर्न लेना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे सवाल आती है कि ऐसे कौन से संशोधन होंगे जहाँ आधे राज्यों से सहमति लेना अनिवार्य है। तो आप लोग इसको एक लाइन में याद रखेंगे
कि वैसे संशोधन जिससे फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा हो, जिससे फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है, संघात्मक संरचना प्रभावित हो रहा है, वैसे संशोधन के लिए आधे राज्यों से सहमति अनिवार्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी होगा तो आप लोग, जैसा कि आप लोग पहला पेज पर देख पा रहे होंगे कि आपका जो ये है, इस पे आप लोग टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे परेशानी है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण बहुमत किसको कहेंगे। तो इसका अर्थ है कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित होना है। यानी कि पूर्ण बहुमत की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो टोटल सदस्य हैं, उस टोटल सदस्यों का आधा से एक ज़्यादा, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि पूर्ण बहुमत की बात करते हैं। तो हम लोग जैसे बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 243 विधानसभा है, तो उस 243 विधानसभा में पूर्ण बहुमत की बात करेंगे तो 243/2 + 1 यानी कि 122, इसी को पूर्ण मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत के रूप में इसको जानते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आगे बात करते हैं साधारण बहुमत किसको कहेंगे। साधारण बहुमत किसको कहेंगे, तो साधारण बहुमत, तो इसका अर्थ है कि सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। साधारण बहुमत किसको कहेंगे, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। मान लिए जैसा कि हम लोग गणपूर्ति के बारे में जानते हैं कि सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए जब संघ की विधायिका की बात करते हैं तो आर्टिकल 100 के तहत गणपूर्ति की बात की गई है, गणपूर्ति की बात कही गई है और कहा गया है कि जो टोटल संख्या है सदन में, जो कुल संख्या है, उस कुल संख्या का जब तक 1/10 लोग उपस्थित नहीं होंगे तब तक संसद की कार्यवाही को संचालित नहीं किया जा सकता है। तो मान लिए 543 है, 543 का 1/10 यानी कि कितना हम लेंगे, 55 लेंगे। अगर 55 सदस्य सदन में उपस्थित हैं तो सदन की कार्यवाही क्या हो सकती है, शुरू हो सकती है। अब इस 55 का बहुमत, तो 55 का बहुमत कितना होगा, 27 दूना 54 यानी कि 28, यानी कि अगर 28 सदस्य वोट करते हैं, इसलिए लिखा क्या गया है कि सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले का बहुमत। तो सदन में उपस्थित यानी कि 55 लोग अगर उपस्थित हो जाते हैं तो सदन की कार्यवाही संचालित हो सकती है। तो इसका 28 अगर संख्या पक्ष में हो गया तो उसको क्या कहेंगे, साधारण बहुमत कहेंगे, साधारण बहुमत कहेंगे। और सदन में जितनी भी सामान्यतः जो कार्यवाहियाँ होती है वो साधारण बहुमत के माध्यम से होती है, जैसे बजट को इंट्रोड्यूस करना, कॉन्फिडेंस मोशन लाना, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन लाना, ये सब क्या होता है, साधारण बहुमत के माध्यम से ही कोई भी गतिविधि को संचालित किया जाता है। फिर एक जो बहुमत की बात करते हैं वो आता है वास्तविक बहुमत। अब वास्तविक बहुमत किसको कहेंगे, वास्तविक बहुमत किसको कहेंगे। तो मान लिए सदन में हम लोकसभा की अगर बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 543 संख्या है, लेकिन इसमें से मान लिए 10 जो है वैकेंट है, 10 वैकेंट है, 10 वैकेंट है। अब मान लिए कुछ देर के लिए किसी की मृत्यु हो गई है, कोई किसी कारणवश रिजाइनेशन दे चुका है, या किसी गलत एक्टिविटी में उनका कुछ नामजद हो चुका है जिससे उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, या कोई ऐसा है जो स्वतः अपना रेजिग्नेशन दे चुका है, तो मान लीजिए उनकी संख्या 10 है, तो 543 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 533। इन 533/2 + 1 करेंगे तो ये जो संख्या आएगी इसी को वास्तविक बहुमत कहते हैं।